गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। राधे राधे। आज हम लोग का 6th क्लास है फंडामेंटल राइट का यानी FR का, जो कि भाग 3 में वर्णित है आर्टिकल 12 से 35 तक। आज डेट है 22/11/2022। चलिए तो हम लोग फंडामेंटल राइट जो कल तक पढ़े थे उससे आगे स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग कल पढ़े थे आर्टिकल 13। उसमें बताया गया था कि आर्टिकल 13 का जो 4 में है वो इंदिरा गांधी जोड़ दी थी एक पॉइंट कि जो 13 में जो भी वर्णित है वो 368 पे लागू नहीं होगा। 368 पे लागू नहीं होगा, दैट मीन्स 368 आर्टिकल का मतलब क्या है? 368 का मतलब होता है संविधान संशोधन, और उस पर लागू नहीं होगा तो इसका मतलब कार्यपालिका जब चाहे तब उसमें संशोधन कर सकती है। तो संविधान संशोधन का मीन्स संविधान में तो फंडामेंटल राइट भी वर्णित है, संविधान में ही लिखा हुआ है ना। तो जब उसी में संशोधन होगा तो क्या क्या इसका कौन सा इसका लिमिट लेता है, कौन इसका ये लेता है कि भाई संशोधन करेंगे लेकिन फंडामेंटल राइट में नहीं करेंगे और किसी विषय पे करेंगे। अगर जब उसको अधिकार मिल गया संशोधन करने का तब तो वो फंडामेंटल राइट में भी करेगा। तो यही अब क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से लेवल पे उठने लगा कि भाई जो भी कार्यपालिका और ये विधायिका थे उनके बीच बहस होने लगा आर्टिकल 13 को लेके कि फंडामेंटल राइट में संशोधन किया जा सकता है या नहीं। यही मेन मुद्दा था कि फंडामेंटल राइट में संशोधन किया जा सकता है या नहीं। इसमें हुआ क्या कि आर्टिकल 13 को लेके विधायिका और न्यायपालिका के बीच बहस शुरू हो गया और एक केस आया, कौन? केशवानंद केस 1973 में। और इसी में बताया गया कि संविधान में परिवर्तन किया जा सकता है बट लिमिटेड किया जा सकता है, और वो भी जो लिमिटेड किया जाएगा वो किसको अपना बेस बना समझ के कि हाँ उसके ऊपर मेरा नहीं जाएगा, जो भी हम संशोधन कर रहे हैं उसके नीचे ही रहेगा। तो वो माना गया कि इसको संविधान का जो आधारभूत ढांचा था उसमें परिवर्तन नहीं किया जाएगा, आधारभूत ढांचा को यहाँ पे बेस माना गया। तो ये जो आधारभूत ढांचा है ये किस में फिक्स हुआ, कौन से केस में? तो केशवानंद केस 1973 में ही ये फिक्स हुआ कि जो आधारभूत ढांचा है उसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता। और आधारभूत ढांचा को कौन करता है कि ये आधारभूत ढांचा है यानी मूल ढांचा है और ये मूल ढांचा नहीं है तो ये सुप्रीम कोर्ट तय करता है। तो यही हुआ कि इसमें संशोधन तो होगा बट लिमिट होगा। और कौन से केस में? केशवानंद केस में। और आधारभूत को आप बिना परिवर्तन किए अगर कर रहे हैं तो कीजिए, नहीं तो नहीं कीजिए। और आर्टिकल 13 में जो है संविधान संशोधन नहीं आता है, संविधान संशोधन का कहीं कोई वर्णन नहीं है। आखिर वर्णन रहता तो इंदिरा गांधी 13 के चौथा जोड़ के क्यों कहती भाई कि संशोधन का भी वर्णन इसमें कीजिए, यानी 13 का जो भी भाग है वो 13 के चौथा पॉइंट पे लागू नहीं होगा। चौथा पॉइंट ही उनका क्या था कि 368 पे लागू नहीं होगा। तो चलिए हो गया। तो ये लिमिटेड कैसे हो गया भाई कि आर्टिकल 13 को लेके बहस होने लगा विधायिका और न्यायपालिका में। तो विधायिका यानी संसद, संसद जो है क्या संविधान में संशोधन कर सकती है बट संशोधन सीमित यानी लिमिटेड करेगी। केशवानंद केस में ये कहा गया कि संविधान के आधारभूत ढांचा में परिवर्तन बदलाव नहीं कर सकते हैं, विधायिका को कहा गया ऐसा। और न्यायपालिका को क्या हुआ कि न्यायपालिका के पास न्यायिक समीक्षा का अधिकार है बट लिमिटेड। आपके पास भी न्यायिक समीक्षा का अधिकार है कि जो हम जैसे कार्यपालिका भी कोई भी गई कानून है उसको तोड़ दी तो ये हम नियम बनाए, मतलब कोई कार्यपालिका कोई भी नियम बनाई वो न्यायपालिका के समझ में नहीं आया कि भाई नहीं ये गलत नियम है, ये आप सही नहीं कर रहे हैं ये जो नियम बना के, तो क्या करेगी वो न्यायिक समीक्षा का जो उसको अधिकार है 13, 226 के अकॉर्डिंग, 32 के अकॉर्डिंग, 32 में सुप्रीम कोर्ट, 226 में हाई कोर्ट, 13 में, तो ये जो तीनों आर्टिकल के तहत उसको न्यायिक समीक्षा का अधिकार है, वही अधिकार लेके ना उसके कार्य को समीक्षा करेगी। कार्यपालिका का जो भी कार्य है उसका समीक्षा रिव्यू कौन करता है? न्यायपालिका करता है। कौन से अधिकार से? न्यायिक समीक्षा के अधिकार से। और न्यायिक समीक्षा कहाँ से लिया गया हमारे देश में? तो अमेरिका से लिया गया है। तो ये जो है न्यायपालिका, वो उसके पास जो न्यायिक समीक्षा होगी तो उसको भी कहा गया है भाई कोई हमारे देश में, तो ये सबको पता होगा आप लोग को कि हमारे देश में क्या है कि लिमिट है, हर एक चीज़ पे किसी ना किसी का अंकुश है, कोई भी निरंकुश नहीं है। जैसे कार्यपालिका भी किसी भी नियम पे अपने मन से संशोधन नहीं कर सकती। आप संशोधन कीजिएगा तो कारण बताइए, उसके आधारभूत ढांचा को आप परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, मतलब जो भी उसका बेस है आप उसको रहने दीजिएगा।
तो वैसे ही न्यायपालिका मतलब न्यायिक समीक्षा तो कर सकती है, लेकिन उसको भी लिमिट कर दिया गया। जैसे कि जब कोई केस, कार्यपालिका जो है कोई केस अगर भाग 9 में रख देती है, जैसे 31A, 31B, 31C में रख देगी, ये तीनों क्या आता है, भाग 9 में ही आता है। आर्टिकल 31 जो है वो भाग 9 के तहत आता है। तो उसमें ABC किसी में भी नियम कानून रख देगी तो वो कानून पे न्यायिक समीक्षा का अधिकार न्यायपालिका के पास नहीं होता। न्यायपालिका को ऐसा कहा गया कि हमारे संविधान में जो भी भाग 9 में लिखा हुआ है उस पर आप न्यायिक समीक्षा नहीं कर सकते, उस पर आपका कोई अधिकार नहीं है। तो ऐसे तो अब कार्यपालिका जो भी नियम बनाएंगे नया सा, जैसे आप कहेंगे कि कल को लेके बोलेंगे कि शोषण का जो अधिकार था वो खत्म हो गया और वो डाल देंगे किसमें, इसमें, तब तो हमारे जो न्यायपालिका है कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इसका भी एक अलग टॉपिक है, अलग चैप्टर, उस पर हम लोग बाद में बात करेंगे। अभी जिस पे कर रहे हैं उस पर करते हैं, थोड़ा सा मैं इस पर चर्चा करती हूँ। तब तो किसी भी कानून को वो उठा के भाग 9 में रख देंगे तो हमारे न्यायपालिका कुछ नहीं कर पाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें भी लिमिट लगाया गया कि आप भाग 9 में वही कानून को रख सकते हैं जो केशवानंद केस से पहले आया था। आप सारे कानून को उठा के इसमें नहीं रख सकते। और 70% से ज़्यादा नियम जो है, 70 क्या, आप उसको 80 to 90 भी कह सकते हैं, उससे ज़्यादा जितना परसेंट का कानून है, मतलब भाग 9 में 70% जो कानून है वो भूमि से संबंधित कानून है। बाकी जो है 20-30% वो अन्य विषय में कानून है। ऐसे जो भी है वो भूमि से रिलेटेड कानून है भाग 9 में। तो हुआ क्या कि भाई न्यायपालिका का भी जो जुडिशरी का भी जो ये है न्यायिक समीक्षा है, उसका भी अधिकार को क्या कर दिए हम, लिमिट कर दिए। किस में रख के, 31A, 31B, 31C में रखे, क्योंकि ये 9वीं सूची में रखा गया और 9वीं सूची में अधिकार नहीं है कि न्यायपालिका कुछ करे। तो यही समझ में आया कि कर तो सकते हैं फंडामेंटल में संशोधन, लेकिन लिमिट कर सकते हैं, क्योंकि उसका जो मूल ढांचा है उसको चेंज किए बिना। अब हम लोग का कौन सा आर्टिकल 13 का A पढ़ते हैं। कल हम लोग बस ऐसे ही पढ़ लिए थे कि उसमें 13 के A में होता क्या है भाई। तो 13 के A में क्या होता है कि जो भी संविधान बनने से पूर्व जो कानून था हमारे देश में, वो अगर फंडामेंटल राइट का हनन कर रहा है तो उसको जीरो मान लिया जाएगा। बस ऐसे ही हम लोग एक बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ लिए थे, लेकिन इसका पार्ट बाई पार्ट क्या है उस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। आर्टिकल 13 का 1 ये क्या है, इसमें सुप्रीम कोर्ट 3 सिद्धांत दिया। कौन दिया, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जो है 3 सिद्धांत दिया आर्टिकल 13 के 1 को लेके। पहला क्या दिया, पृथक्करणीयता का सिद्धांत, दूसरा आच्छादन का सिद्धांत, तीसरा अधित्याग का सिद्धांत दिया। ये कौन कौन से केस में दिया, तो जो पृथक्करणीयता का सिद्धांत था ये रोमेश थापड़, A.K. गोपालन, स्टेट ऑफ मद्रास केस, ये दिया। स्टेट ऑफ मद्रास केस जो था वो पृथक्करणीयता में दिया। और आच्छादन का जो सिद्धांत है ये किस में दिया, स्टेट ऑफ गुजरात और अंबिका मिल्स के बीच जो केस हुआ था, तो उसमें क्या हुआ कि आच्छादन सिद्धांत को सुप्रीम कोर्ट लागू कर दिया। अब देखिए, आच्छादन सिद्धांत, पृथक्करणीयता का सिद्धांत, अधित्याग का सिद्धांत, ये कुछ कुछ होता है, हम आपको आगे बताएंगे तो समझ में आएगा। तो लेकिन ये लागू कब हुआ, कौन से केस से, तो उसका भी हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि अधित्याग सिद्धांत जो है वो इनकम टैक्स कमीशन और ये विश्वनाथ का जो केस था उससे जो बहस हुआ सुप्रीम कोर्ट में, उसका रिजल्ट क्या निकला, अधित्याग का सिद्धांत निकला। तो कोई भी जो सिद्धांत निकलता है ना, लगभग वो किसी न किसी केस का रिजल्ट होता है। तो वैसे ही इसमें जो 3 दिए, कौन कौन, जैसे एक दिए पृथक्करणीयता का, आच्छादन का, अधित्याग का, तो ये भी जो है कोई ना कोई केस का रिजल्ट था। अब पृथक्करणीयता का सिद्धांत क्या है भाई, कि देखिए इतना तो हम लोग जानते होंगे, कोई भी कानून जो है वो सेक्शन, धारा में बटा होता है। धारा में बटा होता है ना, इस धारा के तहत, इस एक्ट के तहत, इस सेक्शन के तहत। तो हाँ, अब हम लोग बात क्या कर रहे थे, पृथक्करणीयता के सिद्धांत में। ये क्या होता है कि कोई भी कानून का धारा जिससे फंडामेंटल राइट प्रभावित हो रहा है, उस धारा को समाप्त कर दिया जाएगा। उस धारा को समाप्त करके उस कानून का उद्देश्य ही समाप्त हो जाएगा। तो कानून को भी समाप्त ही करना पड़ेगा अंततः। जैसे कि हम क्या बोले कि आज हम खाना नहीं बनाएंगे, या ऐसे कह दें कि आज हम खाना नहीं खाएंगे, दोनों तो बात एक ही है ना। नहीं बनाएंगे तब भी तो नहीं ही खा पाएंगे, और नहीं खाएंगे दैट मीन्स नहीं बना है। तो एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड है। वैसे ही इसमें क्या कहा गया पृथक्करणीयता के सिद्धांत में, कि जो हर एक कानून जो है धारा में बटा होता है, तो उसी धारा को ही हम समाप्त कर देंगे। तो जब धारा ही नहीं किसी कानून के अंतर्गत रहेगा तो उसका अपने आप महत्व कम हो जाएगा, महत्वहीन हो जाएगा। तो
पृथ्वीकरणीयता का जो सिद्धांत था उसमें बताया गया कि कोई भी कानून जो फंडामेंटल राइट को प्रभावित कर रहा है उसका धारा समाप्त कर दिया जाएगा। अब आया आच्छादन का सिद्धांत। आच्छादन का सिद्धांत, आच्छादन का सिद्धांत, इसमें क्या बताया गया? आच्छादन मतलब ग्रहण, इलिप्स, जैसे कहते हैं ना आज सूर्य ग्रहण है, चंद्र ग्रहण है, ग्रहण मतलब किसी भी चीज़ को ढकना। तो वैसे ही क्या बताया गया कि किसी कानून को ढकना, हमेशा के लिए समाप्त नहीं करना। जैसे अभी कोई कानून बना है जो कि हमारे फंडामेंटल राइट को प्रभावित कर रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? उस कानून को हमेशा के लिए समाप्त नहीं कर देगा, उस कानून पर ढक देगा, कुछ समय के लिए प्रतिबंध लगा देगा, उसमें कुछ संशोधन कर देगा। जैसे कि अभी वो कानून इतने में बटा हुआ था, ABCD, कोई भी मान लीजिए आर्टिकल 13 है, वो 4 पार्टों में बटा हुआ था। इसमें सुप्रीम कोर्ट आया और देखा कि जो इसका ABCD है, इसमें से B को छोड़ दे तो बाकी सारा कानून जो है फंडामेंटल राइट के अनुकूल ही है, मतलब बढ़िया है, सॉरी फंडामेंटल राइट के साथ ही काम कर रहा। बट जो ये ACD है वो सही है, बट B जो है उसका सही काम नहीं कर रहा है। मतलब देखिए, मेरी कन्फ्यूजन हो गया होगा, सही समझिए। जैसे इसको A, B और C, 3 क्राइटेरिया में, 3 पार्ट में इसको बांटा गया आर्टिकल 13 को। तो इसका जो B और C है वो फंडामेंटल राइट का हनन नहीं कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, बट A जो है वो फंडामेंटल राइट का हनन कर रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? ये आर्टिकल को ही समाप्त नहीं करेगा, बस आर्टिकल 13 का जो A है उसको ढक देगा, इलिप्स कर देगा, ग्रहण लगा देगा, उस पर कुछ समय के लिए उसको ढक देगा, संशोधन कर देगा A में, A हटा देंगे, बाकी जो 13 का B और C है वो बहुत बढ़िया हो गया अपने आप में। फिर वो फंडामेंटल राइट का हनन नहीं कर रहा, तो ये चल रहा है, जैसे काम कर रहा था वैसे करते रहेगा। बट A जो है वो कर रहा था, तो इसीलिए उसको कुछ समय के लिए ढक दिया गया, उसमें संशोधन कर दिया गया। वही क्या होता है? आच्छादन का सिद्धांत। अब आया तीसरा, आच्छादन समझ गए, और तीसरा क्या आया? अधित्याग का सिद्धांत। अधित्याग, ये है दूसरा। तो अधित्याग का सिद्धांत जो होता है वो क्या है कि भारत में कोई भी व्यक्ति अपने मन से फंडामेंटल राइट का त्याग नहीं कर सकता। मतलब अगर अभी हम चाहे और सुप्रीम कोर्ट में जाए तो बोले कि हमको फंडामेंटल राइट नहीं चाहिए, आप मेरा ले लीजिए, तो वो ऐसा नहीं होगा। लेकिन ऐसा अमेरिका में कर सकते हैं। अमेरिका में चाहे तो हम अपना फंडामेंटल राइट को खुद से त्याग सकते हैं, लेकिन भारत में नहीं त्याग सकते। तो यही जो है अधित्याग का सिद्धांत है, मतलब अपने मन से हम त्याग नहीं कर सकते। तो ये आर्टिकल 13 के 1 में बताया गया है। ये सुप्रीम कोर्ट 3 सिद्धांत दिया है। कौन कौन? पहला जो दिया वो कौन दिया है? पृथ्वीकरणीयता का सिद्धांत, ये भी लिख देते हैं। यानी ये जो हुआ पहला हुआ, ये आच्छादन का सिद्धांत दूसरा, और अधित्याग का तीसरा। अधित्याग जो है वो हम अपने मन से त्याग नहीं कर सकते। आच्छादन का मतलब किसी भी पॉइंट को, किसी भी आर्टिकल को ढक देना, उसका जो A पॉइंट हो, B पॉइंट हो, उसको ढक देना, पूरा का पूरा आर्टिकल को, भाग को नहीं खत्म करना। और पृथ्वीकरणीयता का सिद्धांत क्या होता है कि उसके धारा को ही समाप्त कर देना। तो जब धारा ही नहीं रहेगा तो वो नियम अपने आप में महत्वहीन हो जाएगा। तो आर्टिकल 13 आज सही मायनों में समाप्त हुआ, 13 का 1। और हम लोग अब कल पढ़ेंगे आर्टिकल 13 का दूसरा। 13 के दूसरा में भी बहुत सारा बताया गया है, जो संविधान बनने के बाद, मतलब जो हमारा संविधान भारत में लागू हो गया उसके बाद बहुत सारा ऐसा कानून नियम है जो कि हमारे फंडामेंटल राइट को हनन कर रहा है या हनन करता होगा, तो उसको 0 मान लिया जाएगा। तो उस पर हम लोग कल चर्चा करेंगे। चलिए बाय।